Hello students, my name is Akshay Gupta. I am from Chemistry Department, Resonance PCCP Division. आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। हम इसे IJSO पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करेंगे या स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एसिड बेस एंड सोल्ट। तो जनरली हम एसिड बेस एंड सोल्ट का इंट्रोडक्शन क्लास 7th में देख लेते हैं, जिसमें हमें जनरल उसके बारे में पता पड़ता है एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में। तो एसिड क्या होते हैं, जैसे हमें पता है कि एसिड जो टेस्ट में क्या होते हैं, सोर होते हैं, जिनकी pH वैल्यू क्या होती है 0 to 7 होती है ना। ऐसे बेस क्या होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, जिनकी pH वैल्यू 7 to 14 होती है। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है। हम इसे IJSO पॉइंट ऑफ व्यू से आगे एसिड बेस एंड सोल्ट को स्टडी करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन, या हम बात करें उसकी मेल्ट फॉर्म, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हो। ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट या उसकी मेल्टिंग फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। या हम ये भी बोल सकते हैं, ये तो बात हुई इलेक्ट्रोलाइट की। अगर हमसे पूछा जाए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अ कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक चीज तो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड चीज है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसका एक्वस सॉल्यूशन और मेल्टिंग फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हो। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिनके एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, तो उसे बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो है हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर और यूरिया। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी ये किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल की बात करें, तो सॉल्यूशंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, यानी जो इनऑर्गेनिक एसिड हैं और इनऑर्गेनिक बेस हैं और सॉल्ट्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज a substance which dissociates to a small extent in aqueous solution and hence conduct electricity to a small extent। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करें या हम उसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, तो वो पार्शियली आयोनाइज हो या पार्शियली डिसोसिएट हो। ठीक है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कि स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल की बात करें, तो जनरली हम देखते हैं जो वीक एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, यानी उसके कुछ पार्ट तो आयोनाइज हो जाएगा और कुछ पार्ट आयोनाइज नहीं होगा। यानी इसमें 2 चीजें होगी हमारे पास। एक तो क्या होगी? एक तो आयंस जो कि डिसोसिएट हो गए, और एक अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कुछ पार्ट इलेक्ट्रोलाइट का अनआयोनाइज्ड रहेगा। तो जनरली क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जो पार्ट आयोनाइज्ड हो गया और जो नहीं हुआ, उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? हमारा इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। तो यहाँ लिख रखा है, their equilibrium is represented by putting double arrow in between ionized and unionized form। तो ये वाला क्या है हमारा? अगर हम एग्जांपल बात करें CH3COOH की, तो इसका
अगर इसको हमने वाटर में डिसोल्व किया तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें, CH3COO- और H3O+ में। यानी इसका कुछ पार्ट तो क्या हो गया, आयोनाइज हो गया और कुछ पार्ट आयोनाइज नहीं हुआ। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हुआ है और बाकी देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ये डिसोसिएट नहीं होंगे, इसलिए हमने इसको किस श्रेणी में रखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, NaCl ये क्या है हमारा सॉल्ट, जो कि किससे बना हुआ है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से बना हुआ है। ठीक है, अगर हम फर्दर मूव करें अब हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, मतलब जो एसिड और बेस के सॉल्यूशन होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए एसिड क्या होते हैं, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं, और बेस क्या होते हैं, बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें पता है आयंस चार्ज कैरी करते हैं, यानी जो एसिड और बेस के सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि एसिड और बेस वाटर में डालने पर आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और आयंस चार्ज कैरी करते हैं। तो एसिड और बेस के हम कह सकते हैं एसिड और बेस के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं हम आगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में पहले एसिड के क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, पर हमें पहले ये देखना पड़ेगा जनरल की एसिड होते क्या हैं। तो पहले हमें पता है कुछ जनरल चीजें कि एसिड सोर टेस्ट में क्या होते हैं, सोर होते हैं, पर कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसे हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे होम घर में भी हम देखते हैं लेमन जूस, विनेगर, ग्रेप फ्रूट जूस, ये सब क्या होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, यानी इसमें इनमें एसिड प्रेजेंट होता है। पर कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेस्ट के बिहाफ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनमें क्या जनरली आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो उन्हें हम टेस्ट के बिहाफ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी नेचर कैसी होती है, उनकी नेचर होती है कोरोसिव। तो इसके लिए हमें मॉडर्न डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी जो हमें दी थी आरेनियस ने, एक साइंटिस्ट थे आरेनियस, उन्होंने हमें एक जनरल डेफिनेशन दी थी एसिड की। वो क्या थी, एन एसिड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which releases one or more H+ ions in aqueous solution। मतलब एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, हम अगर आगे बढ़ें तो हम अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की, कि एसिड के क्लासिफिकेशन किस किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब एसिड को हम कौन से सोर्स से ऑब्टेंड कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो कि हमें ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, यानी हम बोल सकते हैं वो एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं या नेचर से मिल रहे हैं, उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। इसमें अगर हमें एग्जाम्पल की बात करें तो एक ऑक्जेलिक एसिड हम बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड हम बोल सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। सिट्रिक एसिड भी क्या है, हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब एक हम यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें बता रखा है कि एक तरफ तो हमारा क्या है, एसिड है, और एक तरफ हमें दे रखा है कि वो एसिड किस सोर्स से हमें मिल रहा है। तो फर्स्ट हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड हमें पता है विनेगर से, विनेगर में भी एसिटिक एसिड होता है, या सेकंड हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें क्या मिलता है, एसिटिक
एसिड मिलता है। सेकंड हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो जनरली हमें पता है सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो इन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड की बात करें तो जो रैंसिड बटर होता है वो उससे हमें क्या मिलता है, ब्यूटेरिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो जो बीज होती हैं और आंट्स होती हैं उनके जो स्टिंग होते हैं उनमें कौन सा एसिड मिलता है, हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। अगर हम आगे फर्दर मूव करें लैक्टिक एसिड की, तो हमें पता है वो किस में पाया जाता है, सोर मिल्क में पाया जाता है। मैलिक एसिड की बात करें वो एप्पल में पाया जाता है। ओलेइक एसिड की बात करें वो ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। स्टेरिक एसिड की बात करें वो फैट्स में पाया जाता है। अमीनो एसिड हमें पता है प्रोटीन में मिलता है। यूरिक एसिड हमें यूरिन में मिलता है। टार्टेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, टेमेरिंड में। और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज में पाया जाता है। ठीक है, अब एक तो हमने पहला देखा ऑन द बेसिस ऑफ सोर ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड हमारा है इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि हमें मिनरल्स से मिलते हैं, या हम इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड्स का एक और नाम होता है, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड्स। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो एक हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, इनऑर्गेनिक एसिड्स के। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है कि कार्बोनिक एसिड जो होता है वो भी एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है, पर इसमें कार्बन प्रेजेंट है, और जो बाकी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स है उनमें किसी में भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जो कार्बोनिक एसिड होता है इसमें चाहे कार्बन प्रेजेंट हो पर तब भी वो किस कैटेगरी में आता है, इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आता है। अब सेकंड हम बात करें क्लासिफिकेशन की, एसिड के क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी के बिहाफ पर हम एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि बेसिसिटी होती क्या है। बेसिसिटी क्या होती है, तो बेसिसिटी क्या होती है कि हम एसिड के एक मॉलिक्यूल को एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन that can be produced by the complete ionization of one molecule of that acid in aqueous solution। मतलब एसिड का एक मॉलिक्यूल को हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो वो कितने हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वही उस एसिड की क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के बिहाफ पे हम देखें तो HCl, H2SO4, H3PO3, यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिए। HCl में अगर हम बात करें कितने हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, तो 1 करेगा। H2SO4 कितने करेगा, 2 करेगा। H3PO4 कितने करेगा, 3 करेगा। तो अगर हम बात करें HCl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1, H2SO4 की हो जाएगी 2 और H3PO4 की हो जाएगी 3। ठीक है, आगे हम फर्दर मूव करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ ध्यान देनी है कि बेसिसिटी क्या होती है। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलूं कि CH3COOH हमारा यहाँ पे एक वीक एसिड है। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने हाइड्रोजन आयन है, 4 है, 3 और 4। ठीक है, पर इसकी बेसिसिटी 1 होती है। तो हमें यही चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बेसिसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती कि एक एसिड के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन आयन है। बेसिसिटी उस पर डिपेंड करती है कि वो एक्वस सॉल्यूशन, वो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन में एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ये वाला। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी 4 ना होके, क्योंकि इसमें तो 4 हाइड्रोजन आयन है, पर इसकी बेसिसिटी 1 ही है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बेसिसिटी का मतलब ये नहीं होता कि किसी एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं। बेसिसिटी का मतलब होता है उस एसिड का एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये बात हुई। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, तो इसमें फर्दर हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी कितने प्रकार के एसिड होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास मोनोबेसिक एसिड,
एक होता है हमारे पास डाई बेसिक एसिड, एक होता है हमारे पास ट्राई बेसिक एसिड और एक होता है हमारे पास टेट्रा बेसिक एसिड। तो 4 तरह के टाइप है हमारे पास बेसिसिटी के बिहाफ पर। तो फर्स्ट हम देखें मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है? मोनोबेसिक एसिड क्या होता है? जिस एसिड का एक मोलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, व्हेन वन मोलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस वन हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, द एसिड इज सेड टू बी मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो इस अगर मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल्स की हम बात करें तो एक होता है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है हमारा HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, एक हम बात करें नाइट्रिक एसिड की HNO3 की, एक होता है हमारा CH3COOH फॉर्मिक एसिटिक एसिड और एक होता है हमारा फॉर्मिक एसिड SCOOH। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? मोनोबेसिक एसिड के। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें मोनोबेसिक एसिड की, तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली है हमारा कि जो मोनोबेसिक एसिड है वो एक ही स्टेप में आयोनाइज हो जाता है। मोनोबेसिक एसिड आयोनाइजेज इन वन स्टेप। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे HCl है, तो HCl को हमने जब वाटर में डाला तो ये एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, यानी ये हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन में एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, तो ये सिंगल स्टेप में आयोनाइज हो जाता है। अगर हम इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें मोनोबेसिक एसिड की, तो मोनोबेसिक एसिड एक ही सोल्ट प्रोड्यूस करता है, सिंगल सोल्ट प्रोड्यूस करता है, और वो कैसा सोल्ट होता है? नॉर्मल सोल्ट होता है। मतलब वो ना तो एसिडिक होता है बेस होता है, मतलब उसकी नेचर कैसी होती है? मतलब नॉर्मल सोल्ट होता है। तो जैसे कि हमने देखा HCl, उसकी रिएक्शन हमने कराई NaOH के साथ, क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमारा क्या क्या प्रोड्यूस होता है? एक तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और एक वाटर प्रोड्यूस होता है। तो HCl की NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई तो हमारा बना प्रोडक्ट NaCl और H2O। तो NaCl यहाँ पर क्या है? हमारा नॉर्मल सोल्ट है। तो मोनोबेसिक एसिड एक ही सोल्ट प्रोड्यूस करता है और वो कौन सा सोल्ट होता है? नॉर्मल सोल्ट होता है। ठीक है, फर्दर हम मूव करें आगे, तो सेकंड हमारा टाइप है बेसिसिटी के बिहाफ पर डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड क्या होता है? जिस एसिड का एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड में क्या था? एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ये एग्जांपल है हमारे किसके? डाइबेसिक एसिड के। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें डाइबेसिक एसिड की, तो डाइबेसिक एसिड जैसा कि हमने देखा था मोनोबेसिक एसिड में वो सिंगल स्टेप में आयोनाइज हो जाता है, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। डाइबेसिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो हम पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं कि इसका जो आयनाइजेशन होता है वो 2 स्टेप में होता है डाइबेसिक एसिड का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हमने एग्जाम्पल लिया, क्या? H2SO4। ठीक है, H2SO4 पहली स्टेप में तो H2SO4 क्या फॉर्म करता है? बाइसल्फेट आयन फॉर्म करता है, ये फर्स्ट स्टेप में होता है। और सेकंड स्टेप में ये क्या प्रोड्यूस करता है? सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर H2SO4 को हमने वाटर में डाला तो फर्स्ट स्टेप में तो इसने क्या करा? एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करा और ये हमारा बाइसल्फेट आयन बन गया। सेकंड स्टेप में इस बाइसल्फेट आयन किसमें कन्वर्ट हो गया? सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया। यानी हम यहां पर दो स्टेप में आयनाइजेशन हुआ है डाइबेसिक एसिड का। तो डाइबेसिक एसिड का जो आयनाइजेशन होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डाइबेसिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें डाइबेसिक एसिड की, तो हमने मोनोबेसिक एसिड में देखा था कि एक सिंगल सोल्ट ही बन रहा था हमारा और वो था नॉर्मल सोल्ट। और पर यहाँ डाइबेसिक एसिड में देखें, जैसे हमने एग्जांपल लिया NaOH प्लस H2SO4, तो एक हमारा सोल्ट बना NaHSO4, ये है हमारा एसिड सोल्ट, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक फर्स्ट स्टेप में तो हमारा बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और सेकंड स्टेप में हमने देखा कि NaOH की हमने रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ। देखो यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर H2SO4 था और एक ही NaOH का मॉलिक्यूल था, तो यहां से एक ही हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है, तो यहां क्या बना है NaHSO4, और यहां पर H2SO4 हमने लिया, पर यहां पर हमने NaOH के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा H2SO4 और क्या बना लेगा Na2SO4। ठीक है, और ये कैसा सोल्ट है, हमारा नॉर्मल सोल्ट है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। ट्राइबेसिक एसिड में अगर हम देखें, ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है, ट्राइबेसिक एसिड वो एसिड जिसका एक मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन आयन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक होता है हमारा H3PO4 और एक होता है हमारा सिट्रिक एसिड। ये किसके एग्जाम्पल है, ट्राइबेसिक एसिड के। फर्दर हम मूव करें, जैसे टेट्राबेसिक एसिड, जैसा कि नाम से ही हमें पता पड़ रहा है कि टेट्रा बेसिक एसिड क्या होते हैं, वो एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, 4 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें टेट्राबेसिक एसिड की, तो फर्स्ट है हमारा सिलिसिक एसिड H4SiO4, एक है हमारा पायरोफॉस्फेरिक एसिड H4P2O7। चलो आगे फर्दर हम मूव करें, एक हमारा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ के बिहाफ पर हम एसिड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप आते हैं हमारा, एक आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक आता है हमारा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, जैसा कि यहां लिख रखा है द एसिड्स which undergo almost complete ionization in a dilute aqueous solution, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए, तो ऐसे एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो एक होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल है किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के। हम एक चीज यहां पर देखें, ये सारे एसिड है हमारे इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। पर ये गलत है, सारे इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। जैसे कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड भी तो एक इनऑर्गेनिक एसिड है, पर वो एक वीक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ऑल दीज 3 मिनरल एसिड आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये जो HCl, H2SO4 और HNO3 है, ये क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कहीं पर अगर ये लिखा हो कि ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाता है। सारे इनऑर्गेनिक एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अगर इसमें हम बात करें कार्बोनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड है, पर वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। सेकंड हम बात करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड क्या होगा, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, यानी हम बोल सकते हैं जो कि पार्शियली आयोनाइज हो या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो, उसका पार्शियली आयोनाइज हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें वीक एसिड की, तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एसिटिक एसिड है CH6WH, जैसे फॉर्मिक एसिड है SCWH, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, वीक एसिड के। लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड,
कि कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड के बिहाफ पर हम एसिड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक लाइन लिख रखी है यहाँ पर, बाय द टर्म कंसंट्रेशन वी मीन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ एसिड सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि उस एसिड में कितना वाटर प्रेजेंट है, मतलब उस एसिड का जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा क्या है, प्रेजेंट है, वही हमारा उस कंसंट्रेशन का मतलब है। तो इसमें इस बिहाफ पर हम एसिड को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड एसिड, एक है डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्लस हाई अमाउंट ऑफ एसिड। मतलब एसिड का अमाउंट तो ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट क्या हो, कम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। और डाइल्यूट एसिड की अगर हम बात करें तो डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर और लेस अमाउंट ऑफ एसिड। मतलब डाइल्यूट एसिड में अमाउंट तो क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और एसिड क्या होता है, कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड क्या हो गया, द सैंपल ऑफ एन एसिड विच कंटेन्स फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। देखिए एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, ये सिर्फ हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द एसिड। मतलब कंसंट्रेशन हमें सिर्फ ये बताती है कि उस एक्वस एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर जैसा कि कोई बोले कि कंसंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्या, या डाइल्यूट एसिड वीक एसिड होता है क्या, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ को डिफाइन नहीं करती। यहाँ पर लिख रखा है एक लाइन, इट मे नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड विच इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मतलब अगर हमें बात करनी है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड की, तो हम किससे बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इट प्रोड्यूसेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि कंसंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या डाइल्यूट एसिड वीक एसिड होगा। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड सिर्फ ये चीज बता रहा है कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अगर हमें ये बात करनी है कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड क्या होता है, तो हम बात करेंगे किससे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस से। एक चीज यहाँ पर लिख रखी है, concentrated acid may not necessarily be a strong acid while a dilute acid may not necessarily be a weak acid। ठीक है, a strong acid will remain strong if it is dilute। मतलब कोई strong acid है, उसको चाहे हमने dilute कर लिया, वो तब भी क्या रहेगा, strong acid ही रहेगा। या कोई weak acid है, उसे हमने concentrated कर दिया, तो वो weak ही रहेगा। इसका मतलब ये है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। आज हमने पढ़ा एसिड के बारे में, पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, फिर हमने पढ़ा एसिड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा एसिड को हम किस किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या बेस क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।